हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हल्का हलचल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानीता। हमारे इस बुलेटिन में हम आपको मुखातिब कराएंगे आपके हल्के की खबर से। आज आपके हल्के में क्या होने वाला है और क्या कुछ अपडेट हमारे संवाददाता हम तक पहुंचाते हैं और किन खबरों को आज हमारे संवाददाता प्रमुखता से उठाते हैं, ये पूरे बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल हम रुक कर लेते हैं सोनीपत की खबर की ओर। जिस तरह से त्योहारी सीजन नजदीक आता है तो उसी तरह से नकली मिठाई बनाने वालों का कारोबार भी धड़ल्ले से चल उठता है। तो इसी बीच जो अवैध रूप से पटाखे बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं उनमें भी लगातार बढ़ोतरी देखी जाती है। सोनीपत शहर के औद्योगिक क्षेत्र में शुक्रवार को सीम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी करते हुए अवैध रूप से पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री को पकड़ा। छापेमारी के दौरान फैक्ट्री में 48 कर्मचारी काम करते मिले, जिनमें 10 कर्मचारी नाबालिग थे। वहीं भारी मात्रा में केमिकल्स भी बरामद किया गया। मामले में जब कार्रवाई की गई तो पता चला कि फैक्ट्री संचालक ने किसी भी विभाग से किसी तरह की कोई मंजूरी नहीं ली थी। प्रशासन ने मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो देखिए, तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। जिस तरह से दीपावली का पर्व नजदीक आ रहा है, दशहरा नजदीक आ रहा है, तो ऐसे ही जो नकली मिठाई बनाने वालों का कारोबार है वो भी बढ़ता जा रहा है। और जो पटाखे बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं, जहां अनुमति नहीं मिली है, जिन फैक्ट्रियों को मंजूरी नहीं मिली है, वहां भी देखिए किस तरह से नाबालिग काम कर रहे हैं। आप सोचिए, पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री में अगर कोई भी छोटा या बड़ा हादसा होता है तो जो कर्मचारी घायल होंगे या जो कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डाले होंगे, उनको किस तरह से यहां पर राहत दी जाएगी। कई बड़े सवाल हैं। इन सवालों का जवाब हम ढूंढ रहे हैं। फैक्ट्री संचालक से भी हमने पूछा और ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि आप भी अपने इर्द गिर्द, अपने नजदीक इस तरह की फैक्ट्रियां देखें तो प्रशासन को जरूर सूचित करें। क्योंकि आप देखें कि जब भी कोई पटाखा फैक्ट्री, चाहे वो अवैध रूप से बन रही है चाहे वैध रूप से बन रही है, वहां पर काम करने वालों की तादाद कितनी ज्यादा होती है। अपना घर परिवार छोड़कर वो तमाम कर्मचारी यहां आते हैं, रोजगार को नए सिरे से शुरू करते हैं। त्योहारी सीजन में हम इन्हीं पटाखों से अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करते हैं। इन्हीं पटाखों से हम उत्सवों की, पर्वों की रौनक बयां करते हैं। तो ऐसे में तस्वीरें भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं जो कि सोनीपत से सामने आई हैं। तो अवैध पटाखों की फैक्ट्री पर छापेमारी की गई और 48 कर्मचारी यहां काम करते हुए मिले, जिसमें से 10 कर्मचारी नाबालिग थे। आप देखिए कि अगर यहां कोई भी हादसा हो जाता तो क्या इन कर्मचारियों को राहत मिल पाती? क्या जो फैक्ट्री संचालक है वो इन कर्मचारियों को किसी भी हादसे से बचाने के लिए क्या इनको कोई राहत मुहैया करवा पाते हैं? ऐसी कई खबरें सामने आती हैं जहां पटाखा फैक्ट्री में पटाखे बनाने के दौरान आग लग जाती है, कर्मचारी झुलस जाते हैं, उनके परिवार वाले रोते रहते हैं, ना उन्हें मुआवजा मिल पाता, ना उन्हें मृत व्यक्ति की मौत के बाद कोई राहत मिल पाती। तो ऐसे में एक परिवार अपना सदस्य तो खो देता है, लेकिन पटाखा फैक्ट्री मालिक अपनी नैतिकता भी खो देते हैं। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जो कि इस वक्त सोनीपत से सामने आई हैं और इस बुलेटिन में हम आपको हर हल्के की एक प्रमुख खबर के साथ हमारे संवाददाताओं से भी मुखातिब करते हैं। संवाददाता बताते हैं कि आज उनके हल्के में क्या हलचल रहने वाली है, किन खबरों को वो प्रमुखता से उठाने वाले हैं और आज पूरे दिन भर क्या शेड्यूल रहने वाला है, किन खबरों को हम प्रमुखता से उठाने वाले हैं, किन खबरों पर हम बार बार हमारे संवाददाताओं के जरिए जानेंगे, अलग अलग हल्के की अपडेट के बारे में जानेंगे। तो चलिए, सोनीपत से हमारे संवाददाता लाजपत हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। लाजपत, हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां अवैध रूप से पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री को पकड़ा गया है। 48 कर्मचारी यहां काम करते मिले, लेकिन दुख की बात यह है कि 10 कर्मचारी यहां नाबालिग थे। अगर हम ऐसी फैक्ट्रियों की बात करें लाजपत, तो सोनीपत के औद्योगिक क्षेत्र में ऐसी कितनी फैक्ट्रियां होंगी जो कि धड़ल्ले से चल रही हैं, कर्मचारियों की जान जोखिम में है? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो लंबी है, इस पर एक चर्चा है और चर्चा की वजह ये है कि
आज अगर बात करें तो इतनी बुरी स्थिति आ चुकी है कि लोगों को अपने पैसे से मतलब है, किसी जीव जंतु या किसी व्यक्ति से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसका इतना जहरीला पोल्यूशन है कि हर व्यक्ति इससे परेशान होगा। अभी दिवाली आएगी तो पोल्यूशन कितना ज्यादा होगा। एक तरफ किसानों पर आरोप है, फैक्ट्रियों पर आरोप है और बमबारी पर भी है। तो अब ये जो 2 फैक्ट्रियां पकड़ी गई है, एक दिल्ली बॉर्डर के नजदीक कुंडली और दूसरी एक सोनीपत। सोनीपत जो पहली रेड थी, जो सीएम फ्लाइंग की थी, डीएसपी अजीत जो है उनकी अध्यक्षता में जो वो फैक्ट्री पकड़ी गई, तो इसके कॉन्टेक्ट में दूसरी फैक्ट्री कुंडली दिल्ली के नजदीक पकड़ी गई है। तो लगातार जो है टीम अपना काम कर रही है, क्योंकि अब त्योहार है, नजदीक त्योहार है। तो इस त्योहार पर आप साफ देख सकते हैं कि इसमें नकली मिठाइयों का ज्यादा इस्तेमाल होगा, बम का ज्यादा इस्तेमाल होगा, जिससे कि पूरी स्थिति बिगड़ेगी। इसमें कुछ लोग भी बीमार होंगे, लेकिन अब जो विभाग है, जो है सीएम फ्लाइंग की जो टीम लगातार अपना काम कर रही है। जैसे कि कल की जो बात है, ये रात को जो बीती रात है, उसमें भी इसमें छापामारी की गई थी, जिसमें काफी मात्रा में बम बनाते हुए पकड़े गए हैं। सबसे बड़ी बात है सोनिया, इसमें ये बात है कि जो बम बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं, छोटे बम बनाते हैं, इससे बड़ा भी वो नुकसान हो सकता है। जो ये फैक्ट्री पकड़ी गई है, ये अवैध फैक्ट्रियां थी और जहां पर काफी बड़ा रिहायशी जो है वहां पर रहने वाले व्यक्ति थे, जहां पर अनऑथराइज्ड फैक्ट्री चल रही थी, जिसको लेकर काफी बड़ा नुकसान हो सकता था, क्योंकि यहाँ पर आगजनी हो सकती है, काफी नुकसान हो सकता है। तो जो स्वास्थ्य विभाग की टीम भी अब जो त्योहार है, दिवाली नजदीक है, तो चलिए, बहुत शुक्रिया लाजपत तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और हरियाणा न्यूज तमाम लोगों से अपील भी कर रहा है, तमाम दर्शकों से अपील भी कर रहा है कि आप अपने इर्द गिर्द अगर इस तरह की कोई भी अवैध फैक्ट्री देखते हैं तो जरूर प्रशासन को सूचित करें, क्योंकि इससे आप कितने लोगों की जान बचा सकते हैं। प्रदेश में अवैध तस्करी की खबरें लगातार सामने आती रहती हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से भरपूर कोशिशें की जाती हैं कि इन तस्करों पर प्रशासन लगाम लगा सके, लेकिन ये तस्करी लगातार जारी है। फतेहाबाद पुलिस ने बड़ोपल गांव के पास कार में सवार 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 50 किलो गांजा बरामद किया। पकड़े गए गांजे की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने गांव हिजरामा कला के मलकीत सिंह और हिसार के विक्रम सिंह को गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों नशा तस्करों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पकड़े गए दोनों आरोपी अपने मालिक सूरज भान से गांजा लेकर आए थे। पुलिस का कहना है कि सूरज भान को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो देखिए, नशा तस्करी लगातार जारी है। हमारी जो सीआईडी टीम है, भूपेंद्र सिंह एसआई के नेतृत्व में बड़ोपल में नाका लगाकर 2 व्यक्तियों को पकड़ा है। एक का नाम मलकीत सिंह है और एक का नाम विक्रम सिंह है, जो इनोवा गाड़ी में 50 किलोग्राम गांजा लेकर आ रहे थे, जिनको कब्जे में लिया गया है। मुकदमा दर्ज करके 31 अमल में लाया जा रही है। तो पूछताछ में क्या बताया? पूछताछ में पता लगा कि जो ये गांजा है, उनकी गाड़ी में जो यहाँ सप्लाई करने के लिए सूरज भान नामक एक व्यक्ति है, उसने वो डाला है और जो लेकर आए थे, तो 2 आदमी अरेस्ट हो गए। सूरज भान की गिरफ्तारी हुई है। तो कहाँ से लाए थे सर? ये आंध्र प्रदेश उड़ीसा साइड से लाए हैं उधर से। तो सर, जो आरोपी है उनकी क्या पहचान है और किस गाड़ी में थे? ये इनोवा गाड़ी में थी। एक लड़का मलकीत है और एक लड़का विक्रम है। जो मलकीत है, ये उसका ड्राइवर ही है सूरज भान का। पहले भी कोई मौत रही है? अभी इनके पुलिस रिकॉर्ड चेक किए जा रहे हैं। तो क्या कीमत है सर इसकी बाजारी? अभी एग्जैक्ट लाखों में है इसकी कीमत, और एग्जैक्ट तो वो पता लगेगा अभी तो चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं फतेहाबाद से हमारे संवाददाता सतबीर लंबोरिया की ओर। सतबीर, नशा तस्करी की खबर हमने दिखाई, तो क्या यहां नशा तस्करों पर नकेल कसने में प्रशासन विफल नजर आ रहा है? जी सोनिया, बिल्कुल प्रशासन जो है वो बिल्कुल नाकाम नजर आ रहा है। लेकिन मैं साथ ही ये बताना चाहूंगा कि पिछले लगभग 1.5 वर्ष में यहाँ हजारों की संख्या में तस्कर पकड़े गए हैं और क्विंटलों के हिसाब से जो नशा है वो पकड़ा गया है। लेकिन नशा तस्कर इतने ज्यादा ढीठ नजर आ रहे हैं कि प्रशासन उसके आगे जीरो पे है। और
ये जो मैं साथ में ये बताना चाहूंगा कि सोनिया कि ये जो हमारा इलाका है, एक तरफ यहां पंजाब लगता है, दूसरी तरफ यहां राजस्थान लगता है। तो इसी वजह से यहां राजस्थान में जो है अफीम की खेती की जाती है। वहां अफीम जो है वो खास तौर से बिल्कुल खुले में बेच सकते हैं। जैसे दूसरे राज्यों में, हरियाणा में जैसे शराब बिकती है, उसी प्रकार से ठेके बने होते हैं वहां पे। तो इसी प्रकार से पंजाब जो है वहां नशे का बहुत ज्यादा कारोबार चलता है। तो जो ये इलाका है, इसको यहाँ के आवाजाही का एक माध्यम बना लिया है नशा तस्करों ने, और इसी वजह से ज्यादा संख्या में यहाँ नशा तस्कर आते हैं। जी सतबीर, आज आपके इलाके में क्या क्या खबरें रहने वाली हैं, जरा मुखातिब कराएं, अपडेट बताएं क्या रहने वाली है। देखिए सोनिया, जो खबरें हैं वो आज सामान्य रहने वाली हैं, क्योंकि ज्यादातर जो कार्यालय हैं वो बंद हैं शनिवार होने की वजह से। और यहाँ पे पराली जो जलाने का कार्य था उसमें प्रशासन ने काफी पकड़ बनाई है। और जो डीसी साहब हैं उन्होंने 50 रुपए प्रति क्विंटल किसानों को देने का वादा किया है, या मैक्सिमम 1000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से पराली की जो कीमत दी जानी है। आज उसी को लेकर के प्रशासन जो है वो किसानों तक पहुंचेगा। उन्होंने पूरा अभियान चलाया है कि कोई भी किसान जो है वो पराली ना जलाए, जिसको लेकर के जो वातावरण है वो अशुद्ध ना हो, किसी को दिक्कत ना हो। बाकी सामान्य खबरें रहने वाली हैं। बहुत शुक्रिया सतबीर तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए अब हम बढ़ लेते हैं आगे खबरों की ओर। त्योहारी सीजन नजदीक आ रहा है और कोरोना के बाद दशहरा, दीपावली ऐसे त्योहार हैं जहां पर तमाम जो लोग हैं, चाहे वो व्यापारी हों, चाहे वो छोटे दुकानदार हों, चाहे वो कुम्हार हों, वो अपने व्यवसाय को नए सिरे से आरंभ करेंगे। त्योहारों का मौसम शुरू होने वाला है, लेकिन कोरोना के चलते इस बार त्योहार फीके नजर आ रहे हैं। दीपावली के त्योहार पर भी कोरोना हावी होता दिखाई दे रहा है। दीपावली का त्योहार कुम्हारों के लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आता है, लेकिन इस बार ये त्योहार उनके लिए आर्थिक मंदी लेकर आया है। कुम्हार गोपाल और उनके परिवार ने बताया है कि दीपावली के त्योहार को लेकर उनके परिवार दिए तो बना रहा है, लेकिन इस बार कोरोना के कारण उनका कामकाज चौपट हो गया है। पहले के मुकाबले उनके पास ऑर्डर काफी कम आ रहे हैं, जिसके कारण उनको आर्थिक मंदी की मार झेलनी पड़ रही है। देखिए, अगर हम शहरों की बात करें तो जो कुम्हारों का व्यवसाय है वो व्यवसाय सिमट रहा है। इसके अलावा अगर हम गांव की बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, तो कुम्हारों का व्यवसाय वैसे ही है जैसा पहले था। गर्मियों की बात करें, जब कोरोना ने भारत में दस्तक दी तो उसी दौरान अगर हम गांव देहात के कुम्हारों की बात करें तो उन्होंने खूब मिट्टी के घड़े बनाए, वो घड़े बेचे भी हैं, लोगों ने खरीदे भी हैं। लेकिन अगर हम शहरों की बात करें तो शहरों में स्थिति कुम्हारों की एकदम विपरीत है, एकदम उलट है। बहुत ज्यादा घट गया, रुपए में 75 पैसे घट गया, 25 पैसे ही रह गया। अब लॉकडाउन पहले, अब किसी को 4 लाख दिए देने, किसी को 5 लाख दिए देने, वो पूरे नहीं होंगे। ये आराम से दीवे बनते हैं, धीरे धीरे बनते हैं। इसको पकाना भी पड़ता है, फिर घर घर देख के भी आता है। तो जब कहीं जाकर पैसे आएंगे, जब कहीं जाकर चूल्हा जगता है। ये कोई बस 60-70 हजार दीवे बनते हैं। साल से तो बहुत फर्क ज्यादा पड़ा है कोरोना करके, बल्कि जिस तरह गर्मियों में सीजन चलता है हमारा, उससे अब पिछले साल से बहुत कम चला। अब की वरियां तो बहुत कम था सीजन, और अब भी बहुत मंदा ही चल रहा है। पिछले साल से तो बहुत मंदा चल रहा है कोरोना करके। पिछले साल से बहुत कम बिक रहे दिए। कोई उम्मीद तो अब तो जौन सी इन दिनों में उम्मीद थी वो तो है नहीं, आगे भी कुछ नहीं है उम्मीद। पिछले साल तो बहुत ज्यादा बिक्री शुरू हो जाती थी, पर अब नहीं है उतनी बिक्री जिस तरह पहले बिक्री हुआ करती वैसे। तो चलिए अब सिरसा की अपडेट के लिए रुख कर लेते हैं सिरसा से हमारे संवाददाता विकास कुमार की ओर। विकास, जरा बताएं कि सिरसा में क्या आज हलचल रहने वाली है, किन खबरों को आज आप प्रमुखता से उठाने वाले हैं? राजनीतिक सुर्खियों की बात करें, सामाजिक गतिविधियों की बात करें, तो क्या रहने वाली है आज? आज जो सबसे बड़ी नजर रहने वाली है वो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर है, क्योंकि त्योहारी सीजन चल रहा है। ऐसे में जो पुलिस ने भी काफी सुरक्षा व्यवस्था बाजारों में बढ़ाई है, इसको लेकर विशेष ध्यान दिया जाएगा कि पुलिस ने किस तरह की सुरक्षा के बंदोबस्त बाजारों में किए हैं, किस तरह से पुलिस कर्मचारियों को तैनात किया है और किस तरह से अधिकारी जो हैं लगातार बाजारों में गश्त करके और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। इसी पर विशेष फोकस आज रहने वाला है। जी
यहाँ के अगर किसानों की बात करें तो विकास, वहाँ किसानों की क्या स्थिति नजर आ रही है? क्योंकि प्रदेश के तमाम जिलों के किसानों का कहना है कि धान की फसल, बाजरे की फसल एमएसपी रेट से कम रेट में खरीदी जा रही है। बाजरे की कुछ मात्रा है जो वो घर में स्टोर कर रहे हैं, धान की भी कुछ मात्रा जो वो घर में स्टोर कर रहे हैं। तो यहाँ किसानों की क्या स्थिति है? सिरसा मंडी में जहां तक बात की जाए, यहाँ धान की और बाजरा की खरीद लगातार जारी है। यहाँ किसी तरह की कोई किसानों को ज्यादा समस्या नहीं आ रही है। जहां तक एमएसपी की बात है, कुछ किसानों ने इस तरह की शिकायत जरूर की थी कि उनकी फसल एमएसपी पर नहीं बिक रही है, लेकिन बाद में प्रशासन ने इस पर संज्ञान लिया। डीसी ने खुद जो है मंडियों का निरीक्षण किया, जिसके बाद स्थिति काफी कंट्रोल में है और उन्होंने बाकायदा मार्केट कमेटी सचिव को भी निर्देश दे रखे हैं कि वो अपने जो निजी कोटे से भी खरीद करें, ताकि जिन किसानों को पास जो टोकन नहीं मिल पाता उन्हें फसल वापस न ले जानी पड़े। तब से लेकर अब तक जो स्थितियां सिरसा मंडी की अगर बात करें तो काफी हद तक ठीक हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए खबरों की ओर हम आगे बढ़ लेते हैं। अब विवाहिता ने खुदकुशी की है और यह खबर हम आपको बता रहे हैं, जो कि हमारे सामने फरीदाबाद से आई है। यहाँ विवाहिता ने खुदकुशी की है, जो कि हेड कांस्टेबल प्रदीप की पत्नी थी, जिन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या की। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतारा और उसे सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। वहीं पुलिस ने घर के सभी कमरों की तलाशी भी ली, पर घर के कमरों से कोई भी सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ। और वहीं महिला के परिजनों ने महिला के पति पर दहेज प्रताड़ना और हत्या का आरोप भी लगाया है। महिला ने खेड़ीपुर एरिया में सुसाइड कर लिया था। उसमें हमारे पुलिसकर्मी के साथ उसकी शादी हो रखी है, जो एफआईआर में लिखवाया गया उसके परिजनों द्वारा। उसमें उन्होंने एक आगे हमें पिछले 1 साल पहले शादी हुई थी और ये और इसके घर वाले उसको दहेज के लिए तंग कर रहे थे। इस संदर्भ में डॉरी जज का 304B का मुकदमा दर्ज कर दिया गया और कार्रवाई चल रही है। तो देखिए, मृतका के परिजनों ने ये आरोप लगाया है कि पति दहेज के लिए प्रताड़ित करता था, मारपीट करता था। परिजनों ने महिला के पति पर आरोप लगाया है, लेकिन कोई भी सुसाइड नोट यहां से बरामद नहीं हुआ है। मामले का खुलासा नहीं हो पाया है, क्यों विवाहिता ने सुसाइड की, क्यों आत्महत्या की, घर के कमरे में ही क्यों फांसी लगाई। और अगर इस तरह की खबरों की बात करें तो देखिए, प्रदेश के तमाम जिलों से इस तरह की खबरें सामने आती रही हैं, जहां पर दहेज प्रताड़ना के लिए महिलाएं आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाती हैं। चलिए, अब फरीदाबाद की और भी अपडेट के लिए हम रुख कर लेते हैं हमारे संवाददाता राजेंद्र दहिया की ओर। राजेंद्र, जरा बताएं कि आज क्या कुछ अपडेट आपके हलके में रहने वाली है? देखिए, आज की बात करें तो जो कैबिनेट मंत्री मुल्तुन साहब उन लोगों की शिकायत सुनेंगे और इसी तरह जो विधायक हैं पटवा के नैनपाल रावत, वो भी लोगों की यहाँ पर शिकायत सुनने का काम करेंगे। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से कल जो मामला सामने आया है, कांस्टेबल की जो पत्नी ने आत्महत्या की है, तो मूल रूप से झील का रहने वाला था और एक जज का जो गनमैन था। कहीं ना कहीं पुलिस ने इसके खिलाफ मामला दर्ज किया है और जल्द ही जांच के बाद इसको जो कोर्ट में पेश किया जाएगा। और कहीं ना कहीं जो परिजन है उनको उम्मीद लगी है कि उनको न्याय मिले। जी अनामिका। राजेंद्र, अगर राजनीतिक गतिविधियों की बात करें, सामाजिक गतिविधियों की बात करें, तो क्या कार्यक्रम आज यहाँ होने वाले हैं? जानकारी हो तो साझा करें। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से जो बड़ौदा का उपचुनाव चला हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर नेताओं में सरगर्मी बनी हुई है, चाहे विपक्ष है या चाहे वो पक्ष है। और लगातार जो है यहाँ के जो कैबिनेट मंत्री है वो वहाँ जाकर कैंपेनिंग कर रहे हैं बीजेपी के पक्ष में। और साथ ही जो विधायक नैनपाल रावत हैं या अन्य जो नेता हैं, केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, लगातार बड़ौदा उपचुनाव के जीत का दावा उनकी तरफ से किया जा रहा है। और आज यहाँ पर जो है कार्यालय पर अपनी समस्याएं सुनेंगे तमाम नेता। तो कहीं ना कहीं लगातार बड़ौदा उपचुनाव को लेकर जो माहौल यहाँ पर गर्म है। जी राजेंद्र, अगर प्रदूषण की बात करें तो प्रदूषण का स्तर क्या यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि जब भी त्योहारी सीजन नजदीक आता है तो दिल्ली से सटे हुए तमाम क्षेत्रों में प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगता है। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार पीछे फरीदाबाद से भी ज्यादा बल्लवगढ़ का प्रदूषण था वो बढ़ गया था और उसको लेकर यहाँ पर जो कैबिनेट मंत्री उन्होंने मुहिम भी चलाई कि जो पेड़ों पर छिड़काव किया गया। इसके अलावा जहाँ भी प्रदूषण होता था
उनको भी समझाया गया। लेकिन लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है और अभी भी जिस तरीके से सर्दियों में फॉग पड़ती है उस तरीके का यहाँ पर दिखाई देता है। तो कहीं न कहीं पॉल्यूशन की मात्रा है जो वातावरण में वो बढ़ती जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो तमाम जिलों की खबरें हम तमाम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और इसी बीच आपको मुखातिब करा देते हैं प्रदेश में कोरोना के आंकड़े किस तरह से लगातार बढ़ रहे हैं, किस तरह से इन आंकड़ों में लगातार वृद्धि हो रही है। तो कोरोना अपडेट तमाम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। हरियाणा में कोरोना के आंकड़ों में वृद्धि हुई। पिछले 24 घंटे में 1270 नए मरीजों की यहां पुष्टि हुई है। और आपको बता दें, गुरुग्राम से 351 मामले सामने आए, फरीदाबाद से 188 नए मामले सामने आए हैं, हिसार से 125 नए मामले सामने आए हैं, रेवाड़ी से 64 नए मामले सामने आए हैं, सोनीपत से 53 और पलवल से 22 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में 24 घंटे में 17 मरीजों की भी मौत हुई है और अब तक कुल 1705 कोरोना मरीजों की मौत प्रदेश भर में हो चुकी है। तो चलिए, कोरोना की अपडेट लेने के लिए रुक कर लेते हैं हम हिसार की ओर, जहां के उकुलाना से हमारे संवाददाता अनूप कुंडू हमारे साथ लाइव बने हुए। अनूप से भी हम जानेंगे यहाँ कोरोना का कहर किस तरह से जारी है, क्या क्या जो हिदायतें प्रशासन ने दी हैं और लोग क्या उन हिदायतों का पालन कर रहे हैं। अनूप, जरा बताएं कि यहाँ कोरोना की क्या स्थिति बनी हुई है, अपडेट साझा करें। तो चलिए, लगता तकनीकी खामियों से अनूप से हमारा संवाद नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर अनूप को जोड़ने की हम कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि तमाम जिलों में कोरोना का कहर किस तरह से जारी है। हिसार की बात करें तो 125 नए मामले यहां से सामने आए हैं, रेवाड़ी से 64 नए मामले सामने आए हैं, सोनीपत से 53, पलवल से 22 नए मामले सामने आए हैं और अब तक कुल 1705 कोरोना मरीजों की मौत प्रदेश भर में हो चुकी है। कुल 1,55,765 केस प्रदेश भर से सामने आए हैं। 1,180 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। यानी आप देखिए, जो कोरोना संक्रमित हैं उनमें से 1,180 संक्रमितों ने कोरोना को मात दी है, सकुशल अपने घर लौटे हैं। चलिए, एक बार और रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता अनूप कुंडू की ओर। अनु, देखिए, हिसार में भी कोरोना का आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अब लोग सोच रहे हैं कि कोरोना तो है ही नहीं, तो ऐसे में कोरोना से संबंधित क्या अपडेट आपके पास से साझा करें। सोनिया जी, अगर हिसार की बात करें तो हिसार में पिछले 24 घंटे में 125 नए मामले आए हैं। इसके साथ ही जो मौत का आंकड़ा है लगातार बढ़ रहा है। 114 मौत पूरे जिला हिसार में हो चुकी है अभी तक। और अगर हम एक्टिव केस की बात करें तो 1093 अभी एक्टिव केस हैं जो पूरे जिला में हैं। इसके अलावा अब त्योहारों का सीजन है, लोग बहुत अधिक संख्या में बाहर निकल रहे हैं, तो ऐसे में जरूरी है कि वो मास्क का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि अब बाजारों में भी कुछ रौनक दिखाई देने लगी है, तो भीड़ भाड़ का इलाका रहेगा। तो इस प्रकार से ये देखने में आ रहा है कि प्रशासन ने इसको देखते हुए अब चालान काटने की प्रक्रिया भी तेज कर दी है। जी सोनी। अनूप, जरा बताएं कि यहाँ किसानों की क्या स्थिति नजर आ रही है, क्योंकि देखिए, प्रदेश के अलग अलग इलाकों में किसानों की अलग अलग समस्याएं हम देख रहे हैं। तो यहाँ अनाज मंडियों की व्यवस्थाओं की बात करें, किसानों की बात करें, क्या सब ठीक ठाक है? बिल्कुल नहीं सोनिया जी, किसानों के अभी धान की फसल में भी ठीक उसी प्रकार दिक्कतें आ रही है जिस प्रकार से लेकर वो पहले धरनारत रहे हैं, आंदोलन किए हैं, रोड जाम करने की नौबत आ गई थी। और अब अगर हम कपास की बात करें तो कपास की बीज को लेकर भी अभी काफी समस्याएं किसानों के सामने आ रही है। एक और हम हरियाणा न्यूज के दर्शकों को खबर दे दें कि उकलाना में तो ये तैयारियां चल रही कि दशहरे पर किसान हो सकता है कि नरेंद्र मोदी और 10 सांसद जो हरियाणा के हैं, उसके अलावा मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री और इन सब नेताओं का पुतला फूंकने का काम करें। आज उनके लिए एक बैठक होनी है, इसमें निर्णय लिया जाएगा। कल जिस प्रकार से औपचारिक सूचनाएं मिली थी, तो हो सकता है कि रावण दहन की बजाय इस प्रकार के पुतलों का दहन किया जाए। बहुत शुक्रिया अनूप तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, त्योहारी सीजन नजदीक आ रहा है, तो ऐसे में हरियाणा न्यूज भी तमाम दर्शकों से यही अपील कर रहा है कि सावधान रहें, सुरक्षित रहें, और अगर आप सुरक्षित हैं तो आपका घर परिवार भी सुरक्षित है। हल्का हलचल में आपने जाना तमाम हलकों की अपडेट्स, क्या क्या सुर्खियां आज रहने वाली, हमारे संवाददाता किन खबरों को आज प्रमुखता से उठाने वाले हैं। फिलहाल के लिए हल्का हलचल में इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।